अध्याय 4 लेखांकन के मूल प्रलेख कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग। वाउचर तथा लेन देन, वाउचर एंड ट्रांजैक्शंस। स्टूडेंट्स देखिए, जब भी हम व्यवहार में कोई लेन देन करते हैं तो उसके बदले में हम क्या करते हैं, रसीदों का प्रयोग करते हैं। चाहे हम व्यवसाय में माल खरीदने, माल बेचने, व्यय का भुगतान करने या बैंक में राशि जमा करने और बैंक से राशि निकालने आदि का कार्य कुछ लिखित पर्चियों के माध्यम से करते हैं। जैसे नगद माल खरीदने पर या बेचने पर कैश मेमो, जिसको हम सामान्य भाषा में बिल कहते हैं। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके बदले में बिल प्राप्त करते हैं या बिल देते हैं। उधार बेचने पर बीजक या इनवॉइस, ये भी एक तरीके का बिल ही होता है जो उधार व्यवहार के लिए प्रयोग किया जाता है। तथा राशि जमा करने पर रसीद या पावती, और बैंक में राशि जमा करने पर जमा पर्ची यानी पेन स्लिप, और बैंक से राशि निकालने पर धन आदेश या चेक का प्रयोग आदि। इन पर्चियों के आधार पर लेखांकन मानक तैयार कर व्यावसायिक सौदों का उल्लेख लेखा पुस्तकों में किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार बाद में इसकी जांच कर सौदे का सत्यापन भी किया जा सकता है। यह पर्ची लेखांकन के मूल प्रलेख कहलाती है, अर्थात ये जो पर्चियाँ होती हैं जिनके आधार पर हम सौदों को हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखते हैं और उसकी सत्यता की जांच करते हैं, ये लेखांकन प्रलेख कहलाते हैं। लेखांकन के मूल प्रलेख का अर्थ, मीनिंग ऑफ बेसिक डॉक्यूमेंट्स अकाउंटेंसी। सामान्य शब्दों में वे प्रलेख जिनके आधार पर व्यावसायिक सौदों का लेखा पुस्तकों में लिखे जाने तथा बाद में इससे लेखों की सत्यता प्रमाणित की जाए, लेखाक्रम के मूल प्रलेख कहलाते हैं। लेखाक्रम के मूल प्रलेख की विशेषताएं। तो लेखांकन के मूल प्रलेख का अर्थ है कि ऐसे प्रलेख जिनके आधार पर हम सौदों को हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखते हैं और हिसाब किताब की पुस्तकों की जांच और सौदों की प्रमाणिकता की सत्यता की जांच इन प्रलेखों के माध्यम से करते हैं। लेखांकन के मूल प्रलेख की विशेषताएं निम्न प्रकार से होती हैं। नंबर 1, लेखांकन के मूल प्रलेख अपने आप एक लिखित होते हैं, यानी एक लिखित दस्तावेज हैं, एक लिखित प्रपत्र होते हैं। नंबर 2, इन प्रलेख का एक निश्चित प्रारूप होता है, इनका एक निर्धारित प्रारूप होता है जिस प्रारूप में इनको तैयार किया जाता है। नंबर 3, यह प्रलेख एक अलग अलग व्यापारिक व्यवहारों के लिए अलग अलग प्रारूप में तैयार किए जाते हैं। सभी व्यापारिक व्यवहारों के लिए एक ही प्रलेख का प्रयोग नहीं होता, बल्कि अलग अलग व्यवहार के लिए या अलग अलग सौदों के लिए अलग अलग प्रलेख का हम प्रयोग करते हैं। इसमें विक्रयकर्ता, प्राप्तकर्ता का नाम, उसका पता, तिथि, राशि, क्रमांक आदि का उल्लेख होता है, यानी संपूर्ण विवरण इसमें दिया जाता है जिससे भी सौदे के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके। नंबर 5, इसके आधार पर व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में लिखने के लिए लेखांकन मानक तैयार किए जाते हैं, अर्थात इसके आधार पर हम सौदों को हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखते हैं और उसके लिए मानक या स्टैंडर्ड तैयार करते हैं। नंबर 6, इन प्रलेखों से आर्थिक घटनाओं की वार्षिक जानकारी प्राप्त हो जाती है कि हमने कौन कौन से सौदे वर्ष भर में किए हैं। नंबर 7, यह प्रलेख आपसी विवाद के निपटाने में साक्ष्य, सबूत या प्रूफ या फैक्ट का काम करते हैं, जिसके आधार पर अगर कोई व्यापारिक विवाद होता है तो उसको आसानी से निपटाया जा सकता है और ये प्रलेख एक प्रूफ या साक्ष्य के रूप में व्यापारी के काम आते हैं। नंबर 8, इन प्रलेखों के आधार पर लेखा पुस्तकों की जांच संभव होती है, यानी हिसाब किताब की जांच इन प्रलेखों के आधार पर की जाती है। जब भी हम हिसाब किताब का ऑडिट करते हैं, उसका अंकेक्षण कराते हैं, तो ये प्रलेख क्या करते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं सौदों की प्रमाणिकता को स्पष्ट करने के लिए। नंबर 9, यह प्रलेख पुस्तकों में सर्वप्रथम प्रविष्टि करने का अधिकार प्रदान करते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रलेखों के आधार पर हिसाब किताब की पुस्तकों में प्रविष्टि की जाती है। इसमें कुछ प्रलेख व्यापारी स्वयं तैयार करता है
जिसे विक्रय बीजक आदि इसे आंतरिक प्रलेख कहा जाता है, और कुछ दूसरे व्यापारियों से इसे प्राप्त होते हैं, जैसे क्रय बीजक, कैश मेमो आदि, इन्हें हम बाहरी प्रलेख कहते हैं। अब हम जानते हैं लेखांकन के मूल प्रलेख के प्रकार, काइंड्स ऑफ बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। नंबर 1 है कैश मेमो, नगद पत्र, कैश मेमो इसको कहा जाएगा। नंबर 2 बीजक, इनवॉइस। नंबर 3 डेबिट नोट या नामपत्र, डेबिट नोट। नंबर 4 क्रेडिट नोट या जमा पत्र भी इसको कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको क्रेडिट नोट कहेंगे। 5वां है चेक या धनादेश, चेक इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। नंबर 6 जमा पर्ची, पे इन स्लिप्स। नंबर 7 नगद रसीद, कैश रिसीप्ट्स। और नंबर 8 अन्य विविध प्रलेख, अदर मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स। अब जानते हैं नंबर 1 कैश मेमो या नगद पत्र। कैश मेमो, और स्टूडेंट्स कैश मेमो माल के नगद विक्रय पर विक्रेता द्वारा क्रेता को जारी किया जाता है। आप सभी जानते हैं जब भी हम कोई सामान लेने बाजार जाते हैं तो उसके बदले में विक्रेता से या दुकानदार से हमें क्या प्राप्त होती है, एक रसीद प्राप्त होती है, ठीक, जिस पर दुकान का नाम, पता, ठीक, और उसके साथ साथ माल का विवरण, उसकी दर, मात्रा आदि का उल्लेख होता है। इसी को हम कैश मेमो या नगद पत्र कहते हैं। इसमें विक्रेता फर्म का नाम एवं पता, कैश मेमो का क्रमांक, क्रेता का नाम, विक्रय की गई वस्तु का विवरण, इसकी मात्रा, दर और विक्रेता के हस्ताक्षर आदि सभी बातों का उल्लेख होता है। यह नगद क्रय विक्रय की स्थिति में जारी किया जाता है और इसका प्रारूप इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब हम सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में कैश मेमो हमें प्राप्त होता है। कैश मेमो अजय स्टेशनरी स्टोर्स, पुस्तकों के एवं स्टेशनरी के विक्रेता, गोपाल जोही कुंज, सिविल लाइंस, रायपुर, छत्तीसगढ़। क्रमांक, कैश मेमो का क्रमांक आ जाएगा इस पर, दिनांक, तारीख लिख दी जाती है। सर्वश्री, यहाँ पर जो है क्रेता का नाम, उसका पता आ जाएगा। मात्रा में कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में है उसका, वस्तु का नाम, विवरण, दर, राशि। इसके अलावा घटाया, कोई व्यापारी बट्टा होता है, डिस्काउंट होती है तो वो घटा दी जाती है। उसके पश्चात इसमें जीएसटी, आगत केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, इनपुट सीजीएसटी, और आगत राज्य वस्तु एवं सेवा कर, इनपुट एसजीएसटी, ये दोनों कर जो है इसमें जोड़ दिए जाते हैं और उसके पश्चात टोटल कर लिया जाता है। कुल राशि शब्दों में अंकित कर दी जाती है। और इसके अलावा बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, ये शर्त है। भूल चूक लेने देनी, अगर कोई जो है भूल चूक होती है तो उसको भविष्य में सुधार करने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और वास्ते विजयदानी, ये जो है संस्था के या व्यवसाय के जो भी प्रबंधक, मैनेजर या साझेदार होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है। तो इस प्रकार से कैश मेमो तैयार किया जाता है। अब नंबर 2 है हमारा बीजक, इनवॉइस। ये भी एक तरीके का विक्रय की रसीद ही है, लेकिन ये उधार विक्रय पर प्रयोग की जाती है। बीजक माल के उधार विक्रय पर विक्रेता द्वारा क्रेता को जारी किया जाता है। इसमें विक्रेता का नाम, पता, बीजक क्रमांक, मात्रा, विवरण, दर, राशि, अन्य शर्त का उल्लेख होता है। इसका प्रारूप आगे दिया गया है। बीजक मुख्यतः 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। पहली प्रति माल के क्रेता के लिए बिल के रूप में होती है और यह प्रति डाक या कुरियर के या बैंक के माध्यम से क्रेता को प्रेषित कर दी जाती है, अर्थात क्रेता को भेज दी जाती है। द्वितीय प्रति माल के साथ विक्रेता को भेजी जाती है ताकि बीजक के अनुसार क्रेता माल का मिलान कर सके कि उसने जो जो माल मंगाया था वही माल उसको प्राप्त हुआ है अथवा नहीं। तृतीय प्रति विक्रेता स्वयं अपने पास, यानी तीसरी कॉपी को जो है विक्रेता स्वयं अपने पास रखता है और इसी के आधार पर अपनी लेखा पुस्तकों में वह प्रविष्टियां करता है। अब हम देखते हैं बीजक का प्रारूप। बीजक मैसर साहित्य भवन, पुस्तक प्रकाशक एवं विक्रेता, इनका तार का पता, ये कोई कोड वर्ड होता है, भवन जैसे इसमें दिया है। उसके पश्चात कोड इनका आवासा तृतीय संस्करण, दूरभाष नंबर, मोबाइल नंबर इनका दिया जाएगा। उसके पश्चात इनका पता अस्पताल मार्ग, आगरा, दिनांक जैसे इसने दिया है,
एग्जाम्पल के लिए 26 अप्रैल 2012। उसके बाद बीजक संख्या 901/12, 12 वर्ष को अंकित कर रहा है। आदेश संख्या 905/12 वर्ष को अंकित कर रहा है। इसमें क्रेता का नाम सेवा में मैसर्स अमन एंड चमन ब्रदर्स वाराणसी को माल भेज रहे हैं, ये क्रेता हैं। शर्त 15 दिन के अंदर भुगतान करने पर 2% की दर से नगद छूट दे है। ठीक, इसके अलावा मात्रा, इसमें वस्तु की मात्रा, विवरण में वस्तु का विवरण, दर में इसका धनराशि, दर प्रति पुस्तक के हिसाब से जैसे इसने दिया है, धनराशि में इसका योग हो जाएगा, मात्रा और दर की गुणा करके धनराशि में आ जाएगी और उसके पश्चात योग हो जाएगा। इसमें से व्यापारिक छूट घटा देंगे और जो खर्चे हैं और जो टैक्स है वो जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कुल देय राशि निकाल ली जाएगी और लास्ट में भूल चूक लेनी देनी, माल किस प्रकार से भेजा गया उसका विवरण, रेलवे की बिल्टी संख्या, वास्ते मैसर साहित्य भवन, राजीव अग्रवाल प्रबंधक। तो इस प्रकार से बीजक का एक प्रारूप आपके सामने दिया है जिसको आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। उसके बाद अगला है हमारा डेबिट नोट। नामपत्र या डेबिट नोट उधार खरीदे गए माल की वापसी पर क्रेता द्वारा तैयार कर विक्रेता को भेजा जाता है। यानी ये क्रेता के द्वारा जो तैयार किया जाता है और विक्रेता को भेजा जाता है। जब हम माल वापस करते हैं, किसी कारण से माल हमको पसंद नहीं आता तो हम माल वापस करते हैं और जितनी राशि का हम माल वापस करते हैं उतने का डेबिट नोट बनाकर विक्रेता को भेजते हैं। उसमें डेबिट विकलित किए जाने वाले खाते का नाम, लौटाए गए माल का विवरण एवं राशि का उल्लेख होता है, जिसका प्रारूप निम्न प्रकार से है। अग्रवाल पुस्तक भंडार, मेन रोड, महासमुंद, छत्तीसगढ़ डेबिट नोट तैयार कर रहे हैं। दिनांक आ जाएगी, किसके पास भेजा जा रहा है, विक्रेता इसमें है अजय स्टेशनरी स्टोर्स रायपुर। हमने आपका खाता निम्न अनुसार डेबिट किया है। पुस्तपालन एवं लेखाक्रम 5 प्रतियों की वापसी, यानी 5 पुस्तक वापस कर रहा है जिसका दाम 1000 रुपये है। क्षतिग्रस्त होने के कारण इसने कारण दिया है और अक्षरी राशि जो है शब्दों में लिखी है 1000 रुपये मात्र। वास्ते अग्रवाल पुस्तक भंडार, यानी अग्रवाल पुस्तक भंडार क्रेता है और अजय स्टेशनरी स्टोर्स विक्रेता है। तो इस प्रकार से क्रेता द्वारा जो है डेबिट नोट तैयार किया जाता है और विक्रेता के पास भेजा जाता है। अब है क्रेडिट नोट। जमा पत्र या क्रेडिट नोट क्रेता से डेबिट नोट सहित माल प्राप्त होने पर विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है और माल वापस करने वाले ग्राहक को भेजा जाता है। इसका प्रारूप निम्न प्रकार है। अजय प्रकाशन गोपाल जूही कुंज सिविल लाइंस रायपुर छत्तीसगढ़ क्रेडिट नोट। दिनांक आ जाएगी, मैसर्स अग्रवाल पुस्तक भंडार महासमुंद। हमने आपका खाता निम्नानुसार क्रेडिट किया। पुस्तपालन एवं लेखाक्रम में कम किया गया मूल्य 1000 रुपये, अक्षरी शब्दों में राशि है 1000 रुपये मात्र। तो इस प्रकार से विक्रेता द्वारा क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है और क्रेता को भेजा जाता है जितनी राशि विक्रेता ने उसके खाते में क्रेडिट की है। नंबर 5, धनादेश या चेक। धनादेश या चेक स्टूडेंट्स आप सभी जानते ही होंगे कि अक्सर जब हम बैंक के साथ लेन देन करते हैं तो चेक का प्रयोग करते हैं। धनादेश चेक बैंक ग्राहक द्वारा किसी अन्य पक्षकार को राशि भुगतान करने अथवा बैंक से राशि निकालने पर जारी किया जाता है। इसमें बैंक का नाम, तिथि, राशि प्राप्तकर्ता का नाम, बैंक ग्राहक को भुगतान की जाने वाली राशि अंकों में, शब्दों में, खाता क्रमांक, खातेदार के हस्ताक्षर आदि का उल्लेख होता है। धनादेश या चेक निर्गमन पर इसका उल्लेख धनादेश पुस्तिका के अंत में संलग्न पृष्ठ में किया जाता है कि किस व्यक्ति को कितने रुपए का चेक प्रदान किया गया है और चेक का नंबर इसमें अंकित कर लिया जाता है और इसी के आधार पर लेखा पुस्तकों में धनादेश जारी करने की प्रविष्टि करते हैं। इसका प्रारूप निम्न अनुसार है। तो चेक का प्रारूप हम देखते हैं। देखिए, समय पहले बैंक का नाम आ जाएगा, बैंक का पता हो जाएगा, ठीक है। हमारा दाहिनी ओर तिथि आ जाएगी जिस तारीख को हम चेक काट रहे हैं, ठीक है, DDMMY। तो दिनांक, महीना और साल इसमें भरा जाता है। उसके पश्चात पे, यहाँ पर जिसके नाम से हमें चेक काटना है, ठीक, जैसे इसमें रूपा बंसल लिखा है तो रूपा बंसल के नाम से चेक काटा जा रहा है। उसके बाद रुपए, ओनली 1 लाख ओनली,
ठीक, 1 लाख ओनली दिया है इसने, यानी 1 लाख रुपए का चेक काटा है। उसके बाद जो है अंकों में राशि, उसके बाद नीचे खाता नंबर पहले से ही इसमें प्रिंट रहता है लगभग, और उसके पश्चात चेक काटने वाले के हस्ताक्षर। नीचे चेक नंबर दिया है 979085, ये चेक नंबर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये हमारा चेक नंबर है, ये चेक नंबर है। ठीक, जिसके नाम से हमें चेक जारी करना है, यहाँ उसका नाम लिखा जाता है। यहाँ पर राशि शब्दों में है, राशि अंकों में है, और ये हमारा डेट है। अगर चेक के मुख्य पृष्ठ पर 2 तिरछी रेखाएं अगर हम खींच देते हैं तो इस प्रकार से, तो इसको अकाउंट पे चेक कहते हैं, यानी चेक क्या हो जाता है हमारा, रेखांकित हो जाता है। और अक्सर यहाँ पर इस प्रकार से 2 तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है, और इसमें अकाउंट पे शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम चेक निर्गमित कर सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियो मिल सकें। इसका अगला भाग सेकंड पार्ट में हम आगे जानेंगे। धन्यवाद।